संरक्षण अधिनियम 2019। याद रखिएगा, आपको 2019 पढ़ना है। अगर किसी भी परीक्षा में आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जानकारी दे रहा है और 2019 की जगह पर 1986 लिखा हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि वो आपके सिलेबस को कवर नहीं कर रहा है, क्योंकि आपकी सिलेबस में अधिनियम 2019 की जानकारी मांगी गई है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सर्वप्रथम ये समझिए कि हमारे भारत में पहले से एक एक्ट चल रहा था जिसका नाम था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, ये एक्ट चल रहा था। इस एक्ट की जगह दूसरा एक्ट लाया गया, 2019 का एक्ट। तो जाहिर सी बात है कि पुराने एक्ट में कुछ कमियां रही होंगी, इसी वजह से यह एक्ट लाया गया। तो जो कमियां है उसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आज के डेट में व्यापार का नमूना कितना बदल गया है। पहले व्यापार में ई कॉमर्स नहीं हुआ करता था, यानी लोग ऑनलाइन व्यापार नहीं करते थे। आज हम देख रहे हैं मैक्सिमम व्यापार तो ऑनलाइन ही हो रहा है। पहले व्यापार बहुत छोटी छोटी मदों पर हुआ करता था, यानी बहुत कम राशि वाला व्यापार होता था। क्योंकि कम राशि वाला व्यापार होता था तो केसेस भी कम कम रुपयों वाले होते थे। अब चूंकि राशि बढ़ गई है, मुद्रास्फीति बढ़ गई है, तो लोगों के पास व्यापार करने के लिए पैसा भी ज्यादा है। तो अब जो नियम होने चाहिए वह अधिक अधिक राशियों से जुड़े हुए नियम होने चाहिए। तो उस बदलाव की भी आवश्यकता थी। तो कई सारे बदलाव को लेकर के 2019 आपके सामने आता है। ठीक है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को शुरू करने से पहले या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि उपभोक्ता क्या होता है। यानी उपभोक्ता यानी कंज्यूमर अगर हम नहीं समझेंगे तो आगे तो कोई सवाल ही नहीं है कुछ समझने का, है ना। तो आमतौर पर उपभोक्ता की मैं कॉमन परिभाषा बताऊं तो उपभोक्ता वह जो वस्तु या सेवा, ठीक है, वस्तु या सेवा को क्रय करता है, ठीक है, खरीदता है या खरीदने का क्या करता है, करार करता है। उसके बाद उस वस्तु का उपयोग करता है या उपभोग करता है। ओके, और उसी को उपभोक्ता कहते हैं। जो किसी वस्तु या सेवा को खरीदता है उसका उपयोग या उपभोग करता है। अब प्रथम दृष्टया तो आप सोचेंगे कि ये तो बहुत कॉमन परिभाषा है, ये तो हम जानते हैं कि उपभोक्ता वह जो वस्तु या सेवा को खरीदता है और उसका उपयोग या उपभोग करता है। नहीं, देखिए कॉमन परिभाषा नहीं है। इसमें क्या कहा गया है कि उपभोक्ता वह होगा जो वस्तु का उपयोग करेगा। जरूरी तो नहीं है कि आप वस्तु को उपयोग करने के लिए खरीदे हैं, हो सकता है आप वस्तु को इसलिए खरीदे हैं ताकि आप उसे बेचें। यानी कि जो खरीदने के लिए वस्तु को खरीदते हैं ताकि बेच सके, या समझ लीजिए कि बेचने के लिए अगर कोई वस्तु को खरीदता है तो उसे इसमें क्या नहीं माना जाएगा, उसे इसमें उपभोक्ता नहीं माना जाएगा। ठीक है, या फिर ये समझ लीजिए कि कोई अगर वस्तु खरीदता नहीं बल्कि दान में प्राप्त करता है। अगर कोई व्यक्ति किसी दुकान से कोई चीज दान में प्राप्त करता है तो वो खरीदा नहीं है, तो वह भी उपभोक्ता उपभोक्ता नहीं कहलाएगा। यानी उपभोक्ता कहलाने के लिए जरूरी ये है कि आप किसी वस्तु या सेवा को खरीदे हैं और खरीदने का उद्देश्य क्या है, उपयोग करना, उपभोग करना, ना कि उसे बेचना। ओके, चलिए उपभोक्ता के अधिकार क्या होते हैं। अगर हम उपभोक्ता के अधिकारों की बात करें तो जो इस अधिनियम में जो उपभोक्ता के प्रमुख अधिकार बताए गए हैं उसमें क्या क्या अधिकार है। तो उपभोक्ता के प्रमुख रूप से 6 अधिकार बताए गए हैं। पहला अधिकार, उपभोक्ता को सुरक्षा मिलनी चाहिए, सेफ्टी मिलनी चाहिए। जो भी चीज वो खरीद रहा है उसे उस वस्तु की सुरक्षा और स्वयं उपभोक्ता की सुरक्षा। ठीक है, सूचना, उपभोक्ता को सूचना मिलनी चाहिए। इन सब का मतलब बताऊंगा। उसे चुनाव का अधिकार होना चाहिए, उपभोक्ता को सुनवाई का अधिकार होना चाहिए, उपभोक्ता को उपचार का अधिकार होना चाहिए और उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार मतलब राइट टू एजुकेशन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। सबका मतलब क्या है, जिस वस्तु को वो खरीद रहा है वह वस्तु सुरक्षित हो, और यदि वह उपभोक्ता फोरम में अपना केस लेके जा रहा है तो उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। तो सुरक्षा का अधिकार मिलना चाहिए उपभोक्ता को। सूचना, जिस वस्तु के बारे में जिस वस्तु को वह खरीदना चाहता है, जिस सेवा का वह लाभ लेना चाहता है, उससे जुड़ी समस्त सूचनाएं उसके पास होनी चाहिए। चुनाव, उसे अपनी इच्छा के अनुसार अपने विक्रेता को चुनना चाहिए, यानी उसके और अपनी सुविधा के अनुसार विक्रेता को भी चुनने का अधिकार होना चाहिए और अपनी सुविधा के अनुसार वस्तु चुनने का भी अधिकार होना चाहिए। सुनवाई, अगर उससे कहीं पर कंप्लेन है, अगर उसे किसी बात से एग्री नहीं करता वो, तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए, सुनवाई का। उपचार, अगर किसी उपभोक्ता को यह महसूस होता है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है और मुझे इसका उपचार यानी इसका समाधान निकालना चाहिए, जब इसका समाधान निकलना चाहिए, तो उपचार का अधिकार। शिक्षा का मतलब एक उपभोक्ता को हमेशा अवेयर रहने की और उपभोक्ता को उसके अधिकारों की जानकारी होने का
ये भी अधिकार होना चाहिए, यानी कि एक उपभोक्ता को हमेशा हमें उसके अधिकारों से उसे अवगत कराते रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें उपभोक्ता के अधिकार होते हैं, ये हमारे एक्ट के महत्वपूर्ण भाग हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले था एक्ट 1986, ठीक है, 1986 था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, पहले 1986 था। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या हो गया, 2019। तो 2019 एक्ट पढ़ने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि दोनों में मेजर डिफरेंसेस कहाँ कहाँ पर आते हैं, तभी तो हम इस दोनों एक्ट में जो 2019 के एक्ट है उसके नियमों को अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि क्यों बदला गया अगर पता चल जाता है तो जो बदला गया उसे याद रखना आसान हो जाता है ना। चलिए तो देखिए कि सबसे पहले अगर दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो इसे कब लागू किया गया था। अगर केवल मैं लागू करने की बात करूं तो इसे कब लागू किया गया था, तो इसे लागू किया गया था 1986 में, 24 दिसंबर 24 दिसंबर 1986 में लागू किया गया था, है ना। और इसे कब लागू किया गया, इसे लागू करने की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो इसे लागू किया गया 20 जुलाई सन 1920, ठीक है, सॉरी 1920 बोल दिया, 2020, 20 जुलाई 2020, ठीक है। देखिए 20/7/20, है ना, अब थोड़ा और आसान हो गया। अब आते हैं कि ये जो एक्ट है, इस एक्ट में कितनी धारा थी। इससे पहले जो एक्ट था उसमें कितनी धारा थी, मात्र 31 धारा थी। और अध्याय कितने थे, चैप्टर मात्र 4 अध्याय, बहुत छोटा सा एक्ट था, बहुत आसानी से समझा जा सकता था, 4 अध्याय और 31 धारा। लेकिन ये बहुत बड़ा एक्ट है। इसमें अध्याय कितने हैं, इसके अध्याय हैं 8 अध्याय हैं। आपको आठों के आठों अध्यायों का नाम याद रखना पड़ेगा। और धारा कितनी है, धारा है 107। हालांकि 107 धारा बोल रहा हूं तो आपको लग रहा होगा अरे बाप रे 107 धारा याद करनी होगी, जैसे सर कल आवश्यक वस्तु अधिनियम की सारी धाराएं बताए हैं। तो देखिए 107 धारा याद नहीं करनी पड़ेंगी, कुछ महत्वपूर्ण धाराएं ही याद करनी होंगी। तो आप निश्चिंत रहिए, किसी भी एक्ट में जरूरी नहीं है कि आप हर एक धारा रट्टा मार रहे हैं, तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कुछ उपयोगी धाराएं ही रहेंगी, उसे याद करना होगा। और वो कौन कौन सी धारा होगी वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। दूसरा चीज, इसके जो 8 अध्याय हैं उनको आपको नाम के साथ याद रखना होगा, वो मैं आगे बताऊंगा, क्लियर। अब आते हैं कि डिफरेंसेस में अगला डिफरेंस क्या है कि नियामक। नियामक नियामक का मतलब यहां पर ये समझ जाइए कि अगर कभी 1986 के एक्ट के तहत किसी उपभोक्ता को शिकायत दर्ज करनी होती थी तो उसे कहा जाना पड़ता था, तो नियामक को कोर्ट में जाना पड़ता था। यानी यहाँ पर कोर्ट में जाना ही, जो उपभोक्ता फोरम के कोर्ट होते थे उसमें जाना पड़ता था। अभी तक जो पुराना नियम था वो ये था, यानी कि कोर्ट कचहरी का मामला हो जाता था। लेकिन कौन सी कोर्ट कचहरी का, उपभोक्ता फोरम अलग, पहले की बात। लेकिन अभी के मामले में एक नया संस्था बनाया गया है, ठीक है, और ये नया संस्था का नाम है CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ठीक है। तो अब जो भी व्यक्ति के उपभोक्ता से जुड़े अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसे पहले किसी उपभोक्ता फोरम में या किसी न्यायालय में नहीं जाना होगा, उसे सेंट्रल CCPA संस्था के पास जाना होगा। ये तीनों लेवल पर होती है, ये जिला लेवल पर भी होती है, राज्य लेवल पर भी होती है और राष्ट्रीय लेवल पर भी। तो राज्य जिला जैसा केस होगा, जितने रुपए का केस होगा उसके हिसाब से वह इसमें जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि स्पेशल एक अथॉरिटी ही बना दी गई है जहां नया केस ले जाया जा सकता है, यानी कोर्ट वाला स्थिति थोड़ा सा यहाँ पर बदल गया है, ठीक है। नेक्स्ट ये है, जो पहले वाला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, जो पहले वाला था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसमें जो उपभोक्ता था वह केस किस एड्रेस में कर सकता था, केस सेलर एड्रेस में कर सकता था। सेलर एड्रेस का मतलब ये हुआ कि अगर एक कोरबा का अगर व्यापारी है, ठीक है, कोरबा का व्यापारी है और उसने माल कहां से खरीदा, माल उसने दिल्ली से खरीदा, और माल में अगर कोई कमी आ गई या माल में जैसा वादा किया गया था वैसा वादा पूरा नहीं हो गया, तो कोरबा का व्यापारी सेलर एड्रेस पर, यानी कि दिल्ली के ही उपभोक्ता फोरम में और दिल्ली के ही जगह में ही जाकर के इस केस को दर्ज कर सकता था। अगर कोरबा का व्यापारी दिल्ली में न जा सके तो वह इस केस को दर्ज ही नहीं कर सकता था। ऐसे में कितने व्यापारियों को नुकसान हो जाता था। लेकिन यहाँ पर उपभोक्ता जो है वह अपना जो केस है, ठीक है, वह कहां दर्ज कर सकता है, एनी एड्रेस। एनी एड्रेस इसका मतलब वह चाहे तो सेलर एड्रेस पर भी दर्ज कर सकता है या फिर वह सेल्फ यानी अपने खुद के एड्रेस, यानी अपने वो जो क्रेता है, क्रेता यानी कि खरीदने वाला, अपने क्रेता एड्रेस पर भी
उसको आप केस कर सकते हैं। यानी रायपुर कोरबा का व्यापारी अगर दिल्ली से माल खरीदता है तो कोरबा में भी केस दर्ज कर सकता है, दिल्ली में भी केस दर्ज कर सकता है। तो 2019 वाले एक्ट में ये फायदा दिया गया है कि उपभोक्ता केस को किसी भी एड्रेस में डाल सकता है, दोनों में। नेक्स्ट चेंज किया गया है उत्पाद दायित्व। अगला जो दोनों के बीच डिफरेंसेस है वो क्या है, उत्पाद दायित्व का। उत्पाद दायित्व का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि पहले क्या होता था, जैसे कोई मान लीजिए प्रोडक्ट का कोई शिकायत आया है ना, जैसे एक मैगी, मैगी तो आप जानते ही हैं, है ना। तो मैगी का एक होता है प्रोड्यूसर, ठीक है, यानी जो मैगी का उत्पादन करता है, प्रोड्यूसर, है ना। एक होता है वर्कर जो मैगी के फैक्ट्री में काम करते हैं। एक होता है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब है कि जो उसका विज्ञापन करता है, जैसे मान लीजिए मैगी की विज्ञापन करने के लिए सचिन तेंदुलकर को कहा गया है, तो एंडोर्समेंट कौन हो गया, विज्ञापन। तो पहले 1986 में क्या होता था कि लियाबिलिटी, उत्पाद का दायित्व ज्यादातर प्रोड्यूसर या वर्कर को होता था, या वर्कर को भी नहीं, प्रोड्यूसर को होता था, या फिर डिफाइन नहीं होता था, उसमें स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया था कि दायित्व किसे दिया जाए। लेकिन 2019 के अनुसार जो दायित्व होगा वह सभी का होगा, यानी इवन एंडोर्समेंट का भी होगा, विज्ञापन करने वाले का भी होगा, वर्कर का भी होगा, प्रोड्यूसर का, यानी जो भी उस उत्पाद के प्रोडक्टिविटी से जुड़े हैं, या जो भी उस उत्पाद के प्रोडक्शन से जुड़े हैं, चाहे उसके विज्ञापन से जुड़े हैं, चाहे उसको बनाने से जुड़े हैं, चाहे उसको बढ़ाने से जुड़े हैं, चाहे मार्केटिंग से जुड़े हैं, किसी भी फील्ड से जुड़े हैं, सभी इसके लिए दायित्व सभी का होगा। यानी यहाँ पर कितनी अच्छी बात ये कही गई है। आमतौर पर आप लोग ये बात सुनते ही होंगे कि अमिताभ बच्चन ने मैगी का विज्ञापन किया, लेकिन अमिताभ बच्चन खुद मैगी नहीं खाते हैं। आमिर खान ने कोका कोला का विज्ञापन किया, लेकिन आमिर खान खुद कोका कोला नहीं पीते, ऐसा आप सुने होंगे। तो देखिए, अब न एक बात है कि अगर कोई भी व्यक्ति विज्ञापन कर रहा है ना, तो पहले उसे पूरा देखना होगा कि वो जिस प्रोडक्ट का विज्ञापन कर रहा है वो अच्छा है कि नहीं। हो सकता है या प्रोडक्ट बाद में जाकर के खराब हो जाए, तो फिर उसे भी दंड भुगतना पड़ेगा जो विज्ञापन करेगा, है ना। तो लायबिलिटी जो है, उत्पाद दायित्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जोड़ी गई है ना। अब आते हैं अगला कि अगला क्या चेंजेस किया गया है। अगला चेंजेस ये किया गया है कि जिला स्तर, ओके, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर मामला ले जाने के लिए, है ना। अगर जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर केस दर्ज कराना है, केस दर्ज कराना है, तो पहले 1986 में क्या नियम था और अब 2019 में क्या था। पहले जिला स्तर पर अगर केस दर्ज कराना होता था तो 20 लाख रुपए तक का ही जा सकता था। अगर 20 लाख रुपए तक का मामला है तो आप जिला स्तर तक ले जा सकते थे। अगर 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का मामला है तो आप राज्य स्तर में केस दर्ज करा सकते थे, और अगर 1 करोड़ से ज्यादा का मामला है तो आप राष्ट्रीय स्तर पर केस दर्ज करा सकते थे, यानी बहुत छोटा। आजकल तो जिला लेवल का ही मामला 1 करोड़ तक पहुंच जाता है ना। तो 2019 में ये तय किया गया कि जिला लेवल पर अगर आपको परिषद में केस दर्ज कराना है तो 1 करोड़ तक का मामला होना चाहिए, ठीक है, जिला लेवल तक। अगर आपको स्टेट लेवल तक करना है तो 1 करोड़ से 10 करोड़, ओके, 1 करोड़ से 10 करोड़ का अगर मामला होगा तो आप स्टेट लेवल में केस दर्ज करा सकते हैं। और अगर 10 करोड़ से ज्यादा का मामला होगा, यानी 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का मामला होगा, तो आप राष्ट्रीय स्तर पर मामले को ले जा सकते हैं। यानी मोटा मोटा इसमें किया ये गया है कि इस उपभोक्ता को यह अधिकार दे दिया गया है कि आप अपने केस का लेवल, अगर आपका केस जो है वह 1 करोड़ तक का है तो भी आप जिला लेवल से शुरू कर सकते हैं। और अगर 1 करोड़ से, मतलब उपभोक्ता को अधिकार दे दिया गया है कि अब पैसे की एवज में जो चीजें हैं नहीं रुकेंगी, है ना। नहीं, इसको दूसरे तरीके से समझिए। अब यहाँ पर क्या हो गया, जिला लेवल पर अब केसेस की संख्या बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगी। पहले क्या होता था कि केस राष्ट्रीय स्तर पर ही 1 करोड़ पहुंच गया, है ना, यानी जितने भी 1 करोड़ वाले होते थे वो राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच जाते थे। अब राष्ट्रीय स्तर वाला जो नियम है वह राज्य स्तर तक चला गया है, सॉरी, जिला स्तर तक हो गया है। तो अब वो सारे किसमें आ जाएंगे, जिला स्तर पर आ जाएंगे, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर केसेस की संख्या नहीं बढ़ेगी, या जो भी प्रैक्टिकली जो इसका रीजन होगा उस हिसाब से ऐसा किया गया है ना। चलिए, तो ये सारे डिफरेंसेस है। एक डिफरेंसेस और किया गया है क्या, कि पहले क्या दिक्कत हुआ करता था कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना केस दर्ज कराना चाहता है उपभोक्ता फोरम में तो उसे फीस देनी पड़ती थी। अब फीस देनी पड़ती थी तो दिक्कत ये होती थी कि फीस अगर इतना सारा लेंगे तो कोई व्यक्ति क्यों अपना उपभोक्ता फोरम में केस दर्ज कराएगा। तो अब नियम ये रखा गया है कि 5 लाख तक तो आपको बिल्कुल भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है। तो फीस के मामले में भी बहुत आसान काम किया गया है। तो चलिए, ये सारी चीजें हो गई दोनों के बीच डिफरेंसेस को लेकर के। अब मैं आता हूं
एक एक करके एक्ट को समझाता हूँ। चलिए, अब मैं आ जाता हूं सीधा 2019 के एक्ट को समझाने के लिए। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, ओके, कितनी धारा? धारा 107, अध्याय कितने? अध्याय 8, है ना। तो पूरी धाराएं तो आपको याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन अध्याय के नाम याद रखना जरूरी है। तो मैं पहले अध्याय के नाम लिख रहा हूं। पहले अध्याय का नाम हमेशा होता है प्रारंभ, ठीक है, इसे याद करना जरूरी नहीं होता है। इसमें धारा 1 और धारा 2 रखी जाती है। ऐसा हर एक एक्ट में आमतौर पर होता ही है कि पहले अध्याय में 1 और 2 धाराएं होती है, ठीक है। एक धारा में यह बताया जाता है कि राज्य का नाम, यह जो एक्ट है उसका शॉर्ट नेम क्या है, वह कितने क्षेत्र में विस्तारित होगा, और 2 में परिभाषा होती है ना। दूसरा आते हैं उपभोक्ता संरक्षण परिषद। उपभोक्ता संरक्षण परिषद, ओके, यानी कि ये जो उपभोक्ता संरक्षण परिषद एक बनाया जाएगा उसके बारे में है। याद रखिएगा, उपभोक्ता संरक्षण परिषद अलग है और सीसीपीए अलग है। ये एक राजनीतिक संगठन होगा, जबकि इसके बाद सीसीपीए आएगा, वह एक कानूनी संगठन होगा, है ना। तो उपभोक्ता संरक्षण परिषद अध्याय दूसरा है। ये सारे अध्याय के नाम लिख रहा हूं। अध्याय पहला प्रारंभ, धारा 1 और 2। उपभोक्ता संरक्षण परिषद धारा 3 से लेकर के 9, यानी 3 नंबर की धारा से लेकर 9 नंबर तक की धारा इसमें आती है। तीसरा आता है सीसीपीए। सीसीपीए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो मैंने आपको बताया था कि जिला लेवल, राज्य लेवल और सेंट्रल लेवल पर होगी। ये एक प्रकार का कानूनी ढांचा होगा। ये 10 नंबर से लेकर 27 नंबर, धारा 10 से लेकर 27 नंबर तक इसमें होगा, ठीक है, जानकारी। उसके बाद आता है विवाद, डिस्प्यूट। डिस्प्यूट से जुड़े हुए क्या नियम है? तो विवाद जो है सबसे बड़ा है, इसमें बहुत प्रकार के विवाद आते हैं, लेकिन आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, मैं उपयोगी चीजें ही पढ़ाऊंगा। 28 नंबर की धारा से लेकर के 73 नंबर तक की धारा विवाद के अंतर्गत आएगी। उसके बाद आता है मध्यस्थता। मध्यस्थता मध्यस्थता में 74 नंबर की धारा से लेकर 74 नंबर की धारा से लेकर 81 नंबर की धारा तक आएगा। छठवा आएगा उत्पाद दायित्व। उत्पाद दायित्व उत्पाद दायित्व में 82 नंबर से लेकर के 87 नंबर तक, ओके। फिर पेनल्टी, शास्तियां। शास्तियां, पेनल्टी। शास्तियां में 88 नंबर से लेकर के 93 नंबर तक। और सबसे अंत में सभी में आता है विकीर्ण। विकीर्ण मतलब जो बच गया या मिसलेनियस बोला जाता है। तो विकीर्ण भी जरूरी नहीं है, प्रारंभ पढ़ना और विकीर्ण पढ़ना ज्यादा जरूरी नहीं है। हालांकि प्रारंभ में 2 नंबर परिभाषा इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताऊंगा। तो विकीर्ण जो है वो भी पढ़ना जरूरी नहीं, बस याद रखिएगा सबसे लास्ट पॉइंट है 93 नंबर से लेकर 107 नंबर तक है। तो ये है 8 अध्याय। इन 8 अध्यायों को आपको पूरी तरह से याद रखना होगा। इसमें मतलब आपको छूट नहीं मिलेगी। धाराओं में आपको छूट मिल जाएगी, लेकिन इसमें छूट नहीं मिलेगी, है ना। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट, जो पहला अध्याय है जिसका नाम है, पहला अध्याय जिसका नाम है प्रारंभ, ओके। तो प्रारंभ में मैंने आपको बताया संक्षिप्त नाम, है ना। तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या होगा? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1955, है ना, यही नाम होगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1955, ठीक है। विस्तार कहां तक होगा इसका? तो इसका विस्तार होगा पूरे भारत में, है ना, यानी कोई भी भारत का भाग छूटेगा नहीं, पूरे भारत में इसका विस्तार होगा। प्रारंभ भी होता है। प्रारंभ में मैं आपको बता चुका हूं 20 जुलाई 2020, ठीक है। अब आते हैं कि इसमें जितनी भी धाराएं हैं, सभी धाराओं को हम अलग अलग से पढ़ेंगे। इसमें जितनी भी धाराएं हैं, सभी धाराओं को हम अलग अलग से नहीं पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, पहले इसके अंतर्गत जितनी भी चीजें होती हैं, यानी इस पूरे एक्ट में जितनी भी है, जैसे उपभोक्ता संरक्षण परिषद है उसको मैं समझा देता हूं, फिर उपभोक्ता संरक्षण अथॉरिटी है उसको मैं समझा देता हूं, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी रूल्स रेगुलेशन है, सब मैं समझा देता हूं। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो जो चीजें समझे हुए हैं उनको किसी न किसी एक्ट से जोड़ने की कोशिश करेंगे जो जो उपयोगी है। यानी पहले मैं आपको नियम बता देता हूं, और नियम बताने के बाद फिर वो नियम की धारा से जुड़ा हुआ है वो बता देता हूं, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि अगर मैं इधर 1 2 3 4 ऐसे करके पढ़ाऊंगा तो इसमें दिक्कत ये हो जाएगी कि जब तक हम धारा 10 तक पहुंचेंगे, धारा 12 तक पहुंचेंगे, तो सारा ऐसा टॉपिक होगा जो किसी काम का नहीं होगा, है ना। जबकि अगर सारी उपयोगी चीजों को मैं लाइन टू लाइन पहले बता दूं, फिर सबकी धाराओं को उसके साथ जोड़ दूं, तो उपयोगी चीजें भी हो जाएंगी और उपयोगी चीजों को धाराओं के साथ जोड़ने में भी आसानी जाएगी, है ना। चलिए, तो अब इसमें क्या क्या उपयोगी है देखते हैं। सबसे पहला उपयोगी है उपभोक्ता संरक्षण परिषद, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण परिषद
1986 वाले में ये नहीं था, अभी वाले में ये है, तो इसलिए समझते हैं ये क्या है। तो याद रखिएगा, उपभोक्ता संरक्षण परिषद एक प्रकार का राजनीतिक संगठन होगा, राजनीतिक व्यवस्था होगी। राजनीतिक व्यवस्था कहने का मतलब ये है, जैसे देखिए किसी भी प्रकार के काम को करने के लिए एक होता है कार्यपालिक संगठन और एक होता है राजनीतिक संगठन। राजनीतिक संगठन जो होता है वो खाली सलाह देता है और कार्यपालिक संगठन जो है उसको करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एग्जाम्पल बताऊं तो देखिए हमारे भारत में होता है वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय होता है और उसके नीचे होता है वित्त विभाग। तो वित्त मंत्रालय, वित्त विभाग का सचिवालय होता है और वित्त विभाग का निगम होता है। तो ये जो वित्त मंत्रालय है वह एक राजनीतिक है जो खाली सलाह देगा, है ना, लेकिन काम कौन करेगा, ये करेगा। उसी प्रकार इसमें भी ऐसा ही बनाया गया है। इसमें ऐसा क्या किया गया है बताता हूं। उपभोक्ता संरक्षण परिषद जो है, ऊपर अगर मैं ऊपर से देखूं तो ऊपर रहेगा संस्था उपभोक्ता संरक्षण परिषद, ठीक है। ये ऊपर में रहेगी संस्था जो कि सलाहकारी संस्था रहेगी, सलाह देगी। इसका अध्यक्ष मंत्री होगा, अभी इनके सारे अध्यक्ष मैं बताऊंगा। इसके नीचे कार्य करने वाली संस्था कौन होगी, जिसके अंदर कार्य करने की जिम्मेदारी होगी, तो कार्य करने की संस्था होगी CCPA, है ना। यानी ये एक प्रकार का वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है और ये एडवाइजरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो अभी हम उपभोक्ता संरक्षण परिषद एडवाइजरी संस्था के बारे में जान रहे हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण परिषद तीनों लेवल पर होगा। उपभोक्ता संरक्षण परिषद जो है वह तीनों लेवल पर होगा। कौन कौन सा लेवल होगा? पहला लेवल होगा राष्ट्रीय स्तर पर भी उपभोक्ता संरक्षण परिषद होगा, राज्य स्तर पर भी उपभोक्ता संरक्षण परिषद होगा और जिला लेवल पर भी उपभोक्ता संरक्षण परिषद होगा। तीनों ही लेवल पर आपको उपभोक्ता संरक्षण परिषद देखने को मिलेगा। और ये जो उपभोक्ता संरक्षण परिषद है उसमें जो राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण होगा उसमें भी एक अध्यक्ष होगा और प्लस सदस्य होंगे। सदस्यों की संख्या तय नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। एक जो अध्यक्ष होगा वह हमारा केंद्रीय मंत्री होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसका अध्यक्ष कौन होगा? केंद्रीय मंत्री होगा। कौन से मामलों का मंत्री? उपभोक्ता मामलों का मंत्री, ठीक है। उपभोक्ता मामलों का जो मंत्री होगा वही इसका क्या होगा? अध्यक्ष होगा, ठीक है। राज्य में भी एक अध्यक्ष होगा प्लस सदस्य होंगे। अब सदस्य यहाँ दो टाइप के होंगे, एक होंगे राज्य सदस्य और एक होंगे केंद्रीय सदस्य। राज्य एवं केंद्रीय सदस्य दो प्रकार के सदस्य होंगे, है ना। यानी कि केंद्र अपने यहाँ पर तो सदस्य रखेगा ही, कुछ सदस्यों को राज्य लेवल पर भी भेजेगा। ये नया टाइप का कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिल रहा है। अभी तक इस टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था कि राज्य को भी इस प्रकार की जरूरत पड़े, है ना। अब आते हैं जिला। जिला लेवल पर भी एक अध्यक्ष होगा और प्लस सदस्य होंगे, ओके। राज्य लेवल का जो अध्यक्ष होगा वह राज्य उपभोक्ता मंत्री होगा, यानी राज्य का जो उपभोक्ता, जिसके पास भी उपभोक्ता विभाग होगा, चाहे वह वित्त मंत्री ही क्यों ना हो, अगर उसके पास उपभोक्ता विभाग होगा तो वह राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष होगा। तो राज्य उपभोक्ता मामलों का जो मंत्री होगा वह इसका अध्यक्ष होगा, ठीक है। प्लस कुछ सदस्य होंगे, प्लस केंद्रीय सदस्य। केंद्रीय सदस्य केंद्रीय सदस्य 10 से अधिक नहीं, मैक्सिमम 10, ठीक है। केंद्रीय सदस्य अधिकतम 10, यानी अधिकतम 10 सदस्य केंद्र राज्य में भेजेगा जो वहां के राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्य होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। जिला लेवल का जो संरक्षण परिषद होगा उसका जो अध्यक्ष होगा ये होगा कलेक्टर। हर जिले का जो कलेक्टर होगा वही जिला लेवल के संरक्षण परिषद का अध्यक्ष होगा, क्लियर। तो ये तीनों लेवल पर समिति बनेगी। सदस्यों की संख्या किसी में तय नहीं की गई है, बस ये बताया गया है कि केंद्र द्वारा राज्य में 10 अधिकतम सदस्य भेजे जाएंगे। अब आता है कि इन सब का काम क्या होगा। तो इनका काम, पूरा वीडियो देखने के लिए और हमारा कोर्स परचेस करने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें हमारा एप्लीकेशन दिल्ली कोचिंग ऑनलाइन। एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद नीचे स्टोर पर क्लिक करें। स्टोर पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे कोर्स दिखने लगेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर कोर्स सबसे ऊपर होगा, जिसमें कंटेंट चेक करके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं।